नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार पाठ्यक्रम फाउंडेशन के अंदर, जिसमें हम केमिस्ट्री की क्लास को फिर से आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डे वन केमिस्ट्री का जो आपका हुआ वो सीबीएसई क्लास 10th और बाकी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, सभी के स्टूडेंट के लिए वो हेल्पफुल था। हम इसको एक सीरीज की तरह लेके चल रहे हैं, जो कि एक आपका फाउंडेशन क्लास है, बिगिनर्स के लिए भी और आपके जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी। थोड़ी थोड़ी छोटी वीडियो में बनाऊंगा ताकि जो है आपको रिवाइज करने में आसानी हो और ज़्यादा मटेरियल आपके दिमाग में जाए तो खिचड़ी ना हो जाए। और पीडीएफ में आपको नहीं दे पाऊंगा, जो मैंने पहले ही कहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो अपना खुद का नोट्स बनाइए। चलिए, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है। देखिए, जो हम हमारे चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका आज हमारा डे 2 है। ये हमारा आज डे 2 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डे 1 आपको ऑलरेडी कल मैंने पढ़ा दिया है, तो आज इसका डे 2 है। डे 2 में आज हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे केमिकल रिएक्शन, केमिकल क्वेश्चन, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए थे। लेकिन आज के क्लास में जो हम लोग को देखना है और ये देखना है कि एक मिनट, तो आज के क्लास में हम लोग को देखना ये है कि केमिकल इक्वेशन और उसके टाइप्स और किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को हम लोग लिखते हैं। तो आज के लिए आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, मेथड्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहला आप लोग हेडलाइन यही लिखिए, मेथड्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है? केमिकल इक्वेशन को लिखने का जो तरीका है वो आपका क्या है? ठीक है, ये तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है, तो उसमें सबसे पहले जो आप देखेंगे वो ये देखेंगे, ये देखिए, जब आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे होते हैं, पेन का साइज थोड़ा ज़्यादा मोटा लग रहा है, मैं थोड़ा इसको पतला कर लूँ, 1 मिनट, पेन का साइज। तो देखिए, जो हमारा पहला तरीका है किसी भी इक्वेशन को लिखने में, वो आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड, ठीक है, इन लेफ्ट साइड, इन दी लेफ्ट साइड राइट ऑलवेज द रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट के बारे में क्या बताया था कि वो सब्सटेंसेस, ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो आपका रिएक्शन के अंदर जा रहा हो, ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो आपका रिएक्टेंट के अंदर जा रहा हो, ठीक है, इसके बारे में ये बताए थे। दूसरा क्या लिखे थे, अ एरो, अ एरो, ये वाला, अ एरो is always between the, always between the reactant and product, reactant and product। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा ये वाला एरो आपको दिखाई देना चाहिए। और इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, ये वाला एरो जो है ये आपको बीच में दिखाई देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग जानेंगे, राइट द स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर in brackets beside the element और कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के बगल में आप उसका एलिमेंट या कंपाउंड के आप जो है उसका स्टेट ऑफ मैटर कि वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, ये बताइएगा। लेकिन उसका एक कंडीशन है, कंडीशन ये है, आप पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी, ठीक है।
इसका एक कंडीशन है, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहला है कि रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना है। दूसरा ये है कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये एरो देना होगा, और प्रोडक्ट हमेशा आपका राइट साइड में लिखा जाएगा। और आपका ये कहता है कि स्टेट ऑफ मैटर जो है आप ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप रिएक्टेंट लिखिए, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 में लिखना है कि राइट ओनली सिंबल्स ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर ये सब सिंबल लिखिए। जैसे सॉलिड है तो एस लिखिए। शायद आप भूल जाएं, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में ही लिख देता हूँ। जैसे सॉलिड है तो क्या लिखिएगा, S4, L4, एक्वस, एक्वस और गैस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर सॉलिड है, ठीक है, एस मीन्स क्या है, सॉलिड। अगर सॉलिड है तो एस लिखिए। एल मीन्स लिक्विड, लिक्विड है तो सिर्फ एल लिखिए। एक्वस जो पानी में घुलनशील होते हैं तो एक क्यू लिखिए। और गैसेस है तो सिर्फ गैस लिखिए। गैस जो है कभी कभी आपका स्टीम के लिए भी यूज करते हैं, तो उसके लिए भी आप जी ही लिखते हैं, ठीक है। इन बातों को बस ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ें अपने पॉइंट नंबर 5 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ओफो, वो क्या हो गया। आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 जो आपका कहता है वो ये कहता है कि आपका जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट से बना, कोई भी प्रोडक्ट आपका जो प्रोडक्ट इज ऑलवेज written in right side, right side of इक्वेशन। इक्वेशन के हमेशा राइट साइड में ही प्रोडक्ट को लिखना होता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके मेथड्स है कि आप हमेशा इस तरीके से ही किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। और लास्ट आपको बस पता ही होगा ये बात कि राइट ओनली सिंबल्स एंड formulas of both reactant and product in chemical equation। केमिकल इक्वेशन को लिखते टाइम हमेशा सिर्फ उसके फॉर्मूला या फिर उसके एलिमेंट का सिंबल ही लिखा जाता है। जैसे आपको हाइड्रोजन लिखना है एग्जाम्पल में, ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है, लेकिन उसका फॉर्मूला H2 होता है। तो उसका फॉर्मूला है तो आप फॉर्मूला ही लिखिएगा, सिंबल नहीं लिखिएगा। उसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है लेकिन फॉर्मूला O2 होता है। एल्यूमिनियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम का सिंबल भी Al होता है और एल्यूमिनियम का फॉर्मूला भी Al होता है। अलग अलग कंपाउंड जब बनाता है एल्यूमिनियम तो उसका नंबर ऑफ एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स ये सब घटते बढ़ते रहता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन इन केमिकल इक्वेशन। जब आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अभी हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन इन केमिकल इक्वेशन। जब हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सा इंफॉर्मेशन जो है वो हमको दिखाई उसमें देता है।
तो बात नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो वो बस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के आपके सिंबल्स या फॉर्मूला को ही दिखाता है। व्हेन वी राइट एन इक्वेशन we only aware about the symbols and formula of the reactant and प्रोडक्ट। पहली इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है उसका सिंबल्स या आपका फॉर्मूला वो मिलता है। उसके बाद इट इंडिकेट्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरा आपका ये कहता है इट इंडिकेट्स reactant and product, मतलब कि कौन सा आपका एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड जो है वो रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर जा रहा है और कौन सा जो है आपका प्रोडक्ट बना रहा है। तीसरा कि वो वेट के दोनों ही रिएक्टेंट और आपका जो प्रोडक्ट है उसके वेट का रेशियो बताता है। इट indicates about the it indicates about the ratio of the weight of reactant and प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के वेट का जो है वो आपको रेशियो वहाँ पे सिर्फ बता रहा होता है। ये 3 मेजर इन्फॉर्मेशन जो आपको है, तो ये 3 मेजर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको कोई भी आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या केमिकल इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो वो आपको दिखाई देता है। इसके अलावा एक और होता है जो आपका वो रिलेटिव नंबर बताता है किसी भी एटम और मॉलिक्यूल्स का रिएक्टेंट में, ठीक है। जरूरी नहीं लेकिन लगता तो है, तो लिख लीजिए, ठीक है। इट इंडिकेट्स, पॉइंट नंबर 4 में लिखिएगा, इट इंडिकेट्स, एक मिनट थोड़ा अच्छा से लिख लें, इट इंडिकेट्स, अरे यार कैसा राइटिंग लिखा, ठीक है, देखिए, it indicates the relative number of atoms and molecules of atoms and molecules of the रिएक्टेंट। वहाँ पर शायद बढ़िया से नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट उसको साफ से लिख दे जरा, ठीक है, इसको थोड़ा साफ से लिख दें, ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बस ये 4 इंफॉर्मेशन आप जब कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहे होते तो दिखा देता है कि उसके रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कितने एटम्स या कितना मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व उस रिएक्शन के अंदर, ये आपको दिखाई देता है। ये 4 इंफॉर्मेशन आपको जो है वो दिखाई देता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते टाइम पे। इस पॉइंट का सिर्फ स्क्रीनशॉट लिखिए या अपने नोट्स में लिखिए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे जिसका नाम है डिफेक्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन।
यानी जब आप कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ डिफेक्ट्स जो आपको नहीं दिखा देता है, ये हेडिंग डाल लेंगे डिफेक्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें पॉइंट नंबर 1 में देखिए क्या है, क्या कमियां आ जाती है जब हम कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहे थे तो ठीक है, तो कभी भी इट डज नॉट या डजंट भी लिखा डजंट टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये उसका डिफेक्ट है कि मैटर का स्टेट नहीं बताता है। ठीक है, मैटर का स्टेट आपका जो है वो नहीं बताता है। दूसरा इसका डिफेक्ट है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में जब आप लिख रहे होते हैं तो वो नहीं बताता है। दूसरा, इट डज नॉट इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जैसे कितना एटम्स या मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहा है आपका रिएक्शन में, तो वो नहीं पता चलता है। इट भाई it does not indicates the concentration of ठीक है of the reactant एंड प्रोडक्ट, कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल्स वहाँ पे बना है। ठीक है, ये चीज़ जो है वो नहीं बताता है। एंड प्रोडक्ट, ठीक है, ये चीज़ वो नहीं बताता। ये तीसरा डिफेक्ट है, मतलब दूसरा डिफेक्ट है। और तीसरा डिफेक्ट क्या है, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कैटलिस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट doesn't indicates the information about the catalyst, temperature and इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एंड प्रेशर, ये चीज़ों को वो नहीं बताया। टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेशर कितना इसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो चीज़ आपका नहीं पता चलता है। और जब रिएक्शन होता है तो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है ये भी पता नहीं चलता। ये भी इसका डिफेक्ट है। इट ऑल्सो डज नॉट या डजंट indicates whether the reaction is reversible, एक मिनट, रिवर्सिबल और नॉट, मतलब रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है ये चीज़ पता नहीं चलता है। तो ये 4 डिफेक्ट्स है आपके जब आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे होते हैं। तो इन डिफेक्ट्स को जो है वो रिमूव भी करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना होगा रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स। रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, जो रिमूवल्स ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ इक्वेशन, जब कोई इक्वेशन के अंदर ये डिफेक्ट हमको दिखा देता है, उसका टेम्परेचर वगैरह, कैटलिस्ट, ये सब चीज़ पता नहीं चल रहा, तो उन चीज़ों को हम कैसे हटाते हैं। तो रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स में सबसे पहले देखेंगे जो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। ठीक है,
to indicate the state of matter right एक सेकेंड राइट इट्स सिंबल, ठीक है। उसका सिंबल इतना है, जैसे सॉलिड है सॉलिड, लिक्विड है एल, गैस है जी, एक्वस है ए क्यू, ये चार बातें, ठीक है। दूसरा, एक दूसरा रिमूवल आपका ये होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, कुछ गैस भी इवॉल्व होता है, ठीक है, या फिर कभी कभी कोई गैस जो है आपका वो वहाँ पे प्रेसिपिटेट होता है, सॉरी गैस इवॉल्व होता है, प्रेसिपिटेट भी होता है, या कभी कभी क्या है आपका कोई सॉल्यूशन जो तैयार होता है प्रोडक्ट में या आपका रिएक्टेंट में, वो आपका एक्वस होता है। तो उन चीज़ों के लिए क्या है, तो अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, इफ a reactant or product is in aqueous aqueous स्टेट, वो अपना एक्वस स्टेट में है तो उसको एक्यू लीव से शॉर्ट में लिख देंगे, ठीक है। एंड evolution of gas is shown by up arrow। अप एरो से मेरा मतलब क्या है, ठीक है, तो अप एरो से मेरा मतलब ये, इससे आप दिखाएंगे। और दूसरा प्रिसिपिटेशन ATION प्रिसिपिटेशन दिखाना, तो क्या बाई डाउन एरो, अप एरो से गैस, डाउन एरो से प्रिसिपिटेशन, हमेशा याद रखिएगा, अप एरो से गैस और डाउन एरो से प्रिसिपिटेशन दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर देखिए पॉइंट नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलेंगे अब हम लोग। पॉइंट नंबर 3 हमारा ये कहता है, ठीक है, जैसे कभी कभी नेसेसरी कंडीशन होते हैं, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 3, नेसेसरी कंडीशन और रिएक्शन is written on the upper or lower side of arrow between the रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट अगर दिख रहा हो तो अच्छी बात है, इससे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल के आपका जो है ग्लूकोज C6H12O6 तैयार होता है। लेकिन इसके लिए नेसेसरी कंडीशन आपका क्या है, तो एक तो आपको सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। अब दूसरा आपको क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो ये दो नेसेसरी कंडीशन आपको ऊपर और नीचे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इस डिफेक्ट को मतलब जैसे ये हम तो देख रहे हैं नेसेसरी कंडीशन, अगर
आपका ढेर सारा रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में ढेर सारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सॉरी कहाँ गया, पुट द साइन ऑफ प्लस when more than one reactant and product is involved. ठीक है, इन्वॉल्व प्लस से ढेर सारा रिएक्टेंट, जैसे आप देखिए यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है तो मैंने प्लस से जोड़ दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा कि आपका जो है वो ग्लूकोज और आपका ऑक्सीजन, ये सब चीज़ यहाँ दिखाता है, तो यहाँ प्लस ऐड हो जाता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में, जब ज़्यादा प्रोडक्ट और ज़्यादा रिएक्टेंट होता है। तो इसके बाद जो हमारा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले। इसके बाद जो आपको आखिरी आपका 2 और पॉइंट बचता है, यानी 2 और डिफेक्ट्स को कैसे हम हटाएंगे। तो डिफेक्ट्स नंबर 5, इफ heat is evolved in a reaction or absorbed in a reaction, then देखिए अगर हीट इवॉल्व हुआ और अगर हीट, अरे भाई, और अगर हीट एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, दोनों ही केस में आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात, ठीक है, अगर हीट इवॉल्व हुआ है, ठीक है, तो इस वाले एरो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में होता है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर प्लस का साइन दिखाना होता है, छोटा सा प्लस का साइन आपको दिखाना होता है, ठीक है। और अगर हीट आपका एब्जॉर्ब हुआ है तो यहीं पर आपका इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इस तरह का होता है, यहाँ पे माइनस दिखाना, बस ये ध्यान रखना कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर आपका हीट इवॉल्व हो रहा है तो आप यहाँ पर ये प्लस का सिंबल दिखाइए रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल दिखाइए छोटा सा, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 5 था हमारा। अब हम पॉइंट नंबर 6 के ऊपर चलेंगे। पॉइंट नंबर 6 हमारा क्या कहता है, पॉइंट नंबर 6 हमारा ये कहता है, ठीक है, इफ अ रिएक्शन इज रिवर्सिबल, बात तो रिवर्सिबल का है, इरिवर्सिबल से हमें कोई मतलब नहीं। देन अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो क्या करेंगे, तब हम ये वाला एरो जो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, ये ना दिखा के उसके बदले हम क्या दिखाते हैं, उसके बदले हम दिखाते हैं ये वाला, ठीक है, इस तरीके से सिंबल दिखाते हैं। तो ये जो सिंबल आपका हुआ, ठीक है, ये वाला सिंबल जो है क्या शो करता है, दिस शोस दैट द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है। ये दिखाता है कि कोई भी रिएक्शन जो आपका है वो रिवर्सिबल है या नहीं है, ठीक है। तो हमने आज के क्लास में क्या क्या पढ़ लिया, हमने आज की क्लास में केमिकल इक्वेशन में ये देखा कि केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे, उसमें कौन कौन सा इंफॉर्मेशन मिलता है,
क्या क्या डिफेक्ट्स है केमिकल इक्वेशन को लिखते टाइम, और उस डिफेक्ट्स को हम फिर कैसे ख़त्म करते हैं। इन चीज़ों को हमने आज देख लिया है, तो इसके आगे से जो है वो हम कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।